नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारी लगातार जारी है। इस बार पिछली बार से भी अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसको व्यवस्थित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अलग अलग विभागों की बैठक कर रहे हैं। और इस पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए हम चारधाम यात्रा परिषद का गठन करने वाले हैं, जो यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करेगी। तो देखिए, 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठकें कर रहे हैं। और चारधाम यात्रा को किस तरीके से पिछले साल के मुकाबले किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए, उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए लगातार बैठकें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की जा रही हैं। करने के लिए चारधाम यात्रा परिषद हम उसका एक गठन करने वाले हैं, जो यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करेंगी। और क्षमता भी बढ़ गई है और क्षमता भी बढ़ रही है, और साथ साथ होम स्टे बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं। और दूसरा यह है कि आसपास के जो स्थान है, हमारे देव स्थानों के आसपास, चूंकि जब यात्रा का शुभारंभ होता है, वो एक हमारा बहुत पीक आवर्स होता है। 1-1.5 महीने का जो समय है, उस कालखंड में आसपास के क्षेत्रों में भी, जो देव स्थानों के आसपास के धामों के आसपास के स्थान। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं, उपनल कर्मचारियों और राज्य के ठेकेदारों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को आर्थिक सहायता और उचित मंच दिया जाएगा, जिससे वे अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। इसके अलावा उपनल कर्मचारियों को रिक्त पदों के सापेक्ष नौकरी देने का ऐलान किया गया। राज्य के स्थानीय ठेकेदारों को 10 करोड़ तक के कार्यों का ठेका देने का निर्णय लिया गया है, और जिससे प्रदेश की आर्थिकी मजबूत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जनता पार्टी की आज पूरा हुआ। हमने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपना दृष्टि पत्र देश की जनता के सामने रखा था। अनेक चुनौतियों, अनेक 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उसमें जो पहली घोषणा है वो युवाओं के लिए प्रदेश के जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद, या जो स्किल डेवलपमेंट में कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति बनाएंगे, जो इस तरह के दिशा निर्देश तय करेगी कि ऐसे बच्चे जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको हम क्या आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं, ताकि उनको अपनी तैयारी में सहायता मिल सके। साथ ही साथ काल बनकर सड़कों पर दौड़ रहे खनन डंपर ने लच्छीवाला टोल प्लाजा पर 3 कारों को टक्कर मार दी, जिससे एक कार लोहे के पोल पर चिपक गई। बताते चले कि इस घटना में अब तक 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और कार को बाहर निकालने के लिए मौके पर हाइड्रा और एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी के दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं के छात्र यथार्थ मिश्रा, जो पिछले कुछ दिनों से लापता थे, उसको पुलिस ने दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया है। यथार्थ की स्कूटी और कापी किताबें गोरा पड़ाव बाईपास के जंगल में जली हुई मिली थी, जिसके बाद उनके परिजन और पुलिस चिंतित थे, और पुलिस की मेहनत रंग लाई है और छात्रों को सुरक्षित ढूंढ लिया गया है। आपको बताते चले कि 20 मार्च को वो रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया था। पुलिस ने बताया कि यथार्थ ने नाराजगी के कारण घर से भागने का फैसला किया था। ये एक हर्ष का विषय है कि बच्चा सकुशल बरामद हुआ है, अपने परिवार के साथ है। आज दिल्ली से बरामदगी हुई है, और पढ़ाई को लेके, डांटने को लेके वो थोड़ा क्षुब्ध होके, नाराज होके वो चला गया था, और उसी नाराजगी में उसके द्वारा बाइक जला दी गई थी। युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूंगा, युवा पीढ़ी और हमारे अभिभावकों को भी, अभिभावकों के लिए ये कहना चाहूंगा कि देखिए, एक बच्चा एक गमले में। हल्द्वानी में पानी की समस्या गर्मी में विकराल रूप लेती है, और इस बार भी भीषण गर्मी पड़ने के आसार है। ऐसे में जल संस्थान के अधिकारी अपनी तैयारी को बात कह रहे हैं कि यानी तैयारी जो है वो पूरी तरह से कर ली गई है, लेकिन वे कितने तैयार है ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि अधिशासी अभियंता का कहना है कि वर्तमान में गौला नदी से पेयजल संस्थान के फिल्टर प्लांट को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है। गर्मी में अगर नलकूपों की मोटर खराब होगी तो उसके लिए भी 2
20 मोटर जो है वो पहले से तैयार रखी गई है। साथ ही टैंकरों से भी पेयजल आपूर्ति की जाएगी। अभी जो बीच में एक सूचना आ रही थी कि गौला से जलस्तर काफी कम हो गया है, पानी कम मिल रहा है, तो सिंचाई में संभवतः दिक्कत आ रही है। जल संस्थान को जो फिल्टर प्लांट हमारे हैं 34.5 MLD का, तो पूरा पर्याप्त पानी मिल रहा है वहां से। और जैसे गर्मियों में वाटर लेवल डाउन होने से या विद्युत व्यवधान होने से या स्थिरता वोल्टेज में आने से हमारे ट्यूबवेल्स की मोटरें खराब होने की प्राय शिकायतें आती है, तो हमने 20 स्पेयर में नई मोटरें रखी हुई हैं कि कहीं पर अगर मोटर में खराबी आती है तो तत्काल उसको बदलते हुए जलापूर्ति सुचारू की जाएगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित 14 डोगरा बटालियन घनघोरा कैंट में प्लैटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किए। और 14 डोगरा बटालियन का गठन 1 जुलाई 1948 को जालंधर छावनी में किया गया था। आज बहुत सौभाग्य का दिन है। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं 14 डोगरर, जो हमारे इंडियन आर्मी की एक बहुत ही धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर जन सेवा थीम पर रुद्रपुर गांधी पार्क में बहुउद्देश्य और चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। बहुउद्देश्य और चिकित्सा शिविर का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने फीता काटकर किया। और जोशी ने बहुउद्देश्य और चिकित्सा शिविर और स्टॉलों का निरीक्षण कर स्टॉलों की सराहना की। चिकित्सा शिविर में मंत्री ने स्वयं स्वास्थ्य परीक्षण कराया और कार्यक्रम में अतिथियों की तरफ से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरित किया गया। और आपको बताते चले कि देखिए, धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर ये थीम जो है, ये कार्यक्रम जो है, इसका आयोजन किया गया। वर्तमान सरकार को 3 साल पूरे हुए और 3 साल में धामी सरकार ने कई ऐतिहासिक काम यहां पर किए। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है, जो कि पूरे देश के लिए नजीर। लालकुआ प्रदेश की धामी सरकार के 3 साल पूरे होने बीजेपी के युवा नेता और नैनीताल जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा के डायरेक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट ने धामी सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। उन्होंने कहा कि धामी सरकार के 3 सालों में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और ये 3 साल समग्र विकास को समर्पित है। प्रथम तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को 56 विधानसभा लालकुआ की समस्त जनता की और बीजेपी के संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं और बधाई देता हूं कि जो 3 साल रहे अभी हमारे सरकार के माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसके बड़े बेमिसाल रहे। कठोर नकल विरोधी कानून लाके जो आज एक छोटे से मंगलौर में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मदरसों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलौर में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 4 मदरसों को सील कर दिया गया है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। खास तौर पर उन तमाम मदरसों को बंद कराया जा रहा है जो बिना परमिशन या बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, प्रशासन और पुलिस टीम के साथ मंगलौर पहुंचकर 4 मदरसों को सील कर दिया गया। देखिए, 1 महीने पहले हमने सर्वे कराया था तो उसमें 60 से ऊपर अवैध चिन्हित किए गए थे, तो लगभग 1 महीने का समय भी उनको मिल गया है कि कागज वगैरह पूरे करा लें, रजिस्ट्रेशन जिसकी कमी थी वो पूरा करा ले। इसके बावजूद भी जिन लोगों ने नहीं पूरा किया है उस पर कार्रवाई की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की धामी सरकार एक और अपने 3 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल के साथ साथ दायित्वों के आवंटन की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल से पहले संगठन स्तर पर दायित्वों का वितरण हो सकता है। और आपको बताते चले कि प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर दायित्व खाली है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एक विशेष पर
केंद्र नेतृत्व के समक्ष प्रदेश नेतृत्व की बात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ मौके पर दायित्वधारियों की घोषणा हो जाएगी। विषय में केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष हमारे प्रदेश नेतृत्व ने बातचीत की है और लगभग उसकी एक्सरसाइज जो होनी थी पूरी हो चुकी है और किसी भी शुभ अवसर पर दायित्वधारियों की घोषणा हो जाएगी। मंत्रिमंडल के विस्तार के संबंध में भी केंद्रीय नेतृत्व बातचीत कर रहा है और 2-3 दिन कुछ महत्वपूर्ण बैठक है। उस बैठक के बाद चलिए अब बात खटीमा की कर लेते हैं। खटीमा ब्लॉक सभागार में रविवार को धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पूरे हुए 3 साल के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री धामी के संबोधन का लाइव प्रसारण सुना गया, जहां सैकड़ों की संख्या में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों, बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता का हुजूम जो है वो उमड़ पड़ा और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ विकल्प रहित संकल्प पर कार्य कर रही बीजेपी सरकार की सभी लोगों ने सराहना की। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष के अवसर पर सशक्त व आत्मनिर्भर उत्तराखंड जिस दिशा में बढ़ रहा है, उसके अवसर पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन का सजीव प्रसारण यहाँ पर किया गया। तो आज इस अवसर पर एक जनजाति शिविर का आयोजन भी विकासखंड में सेवा दिवस के रूप में मनाया गया और यहाँ पर भारी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों के, ग्रामीण क्षेत्रों के माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। उनके नेतृत्व में ये जो दूसरे कार्यकाल में 3 वर्ष पूरे हुए हैं, ये बेहद बेमिसाल रहे हैं और सेवा सुशासन का जो उनका सपना था विकास का वो पूरा हुआ है और आगे भी अनवरत जारी रहेगा और इस क्षेत्र का भी विकास हो रहा है और पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है और देश का ही विकास हो रहा है। ऋषिकेश एम्स रोड पर अतिक्रमण, नो पार्किंग की वजह से एम्बुलेंस में जाने वाले मरीजों की जान खतरे में दिखाई दे रही है। प्रशासन अतिक्रमण और नो पार्किंग पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे अतिक्रमण और नो पार्किंग करने वालों के हौसले बुलंद हैं। आपको बताते चले कि एम्स की स्थापना के बाद संकरी रोड को अतिक्रमण हटाकर चौड़ी किया गया था, जिसका मकसद इस रोड में गुजरने वाली एम्बुलेंस और एम्स जाने वाले वाहनों को एम्स तक निर्बाध रूप से पहुंचाना था, लेकिन वर्तमान में ये मकसद पूरा नहीं हो रहा है। वीरभद्र मार्ग शिवाजीनगर गेट के बाहर एम्स के समीप एम्स प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से रस्सियां लगा करके यातायात को बाधित करने का काम किया गया है और उन रस्सियों के बाहर यानी फुटपाथ छोड़ करके रस्सियों के बाहर जब गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, ई रिक्शे खड़े हो जाते हैं, पैदल आने जाने वाले लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। आने जाने वाली तमाम गाड़ियों को, स्कूल बसों को दिक्कत होती है। ये एम्स रोड है जो कि कोयल घाटी से एम्स की तरफ आने के लिए है। उधर से हरिद्वार से आने वाला वाहन भी इधर से ही आता है एम्स में आने वाले तीमारदारों के। यहाँ काफी व्यस्तम रहता है क्योंकि हाई कोर्ट का गेस्ट हाउस भी, विश्राम गृह जो है वो भी यहीं पे है। इधर एम्स प्रशासन भी है और एम्स के अंदर पुलिस प्रशासन की चौकी खुले होने के 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसे लेकर आरटीओ प्रशासन और चारधाम यात्रा के परिवहन नोडल अधिकारी सुनील शर्मा की अध्यक्षता में वाहन चालकों की बैठक हुई। इस बीच सुनील शर्मा ने कहा कि सभी बस, टेम्पो ट्रेवलर, मैक्सी और टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटरों को बैठक में बुलाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि आने वाली चारधाम यात्रा में यात्रियों को अच्छी, सुरक्षित और उचित दरों पर वाहन उपलब्ध हो और यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। देखिए, चारधाम यात्रा 2025 को देखते हुए हमने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज्यादातर काम हमारा पूरा कर लिया गया है। इसी के क्रम में हमारे द्वारा सारे जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यवसायी हैं, चाहे वो बस ऑपरेटर हो, टेम्पो ट्रेवलर ऑपरेटर, मैक्सी टैक्सी ऑपरेटर या फिर टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स हो, उन सबको मिलाकर एक बैठक करी थी। और बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि आने वाली चारधाम यात्रा में एक तो जो यात्री आ रहे हैं उन्हें अच्छी, सुरक्षित और अफोर्डेबल रेट पर गाड़ियां उपलब्ध हो। दूसरा, उनके उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आगामी चारधाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से चारधाम यात्रा के दौरान संभावित आपदाओं के प्रभावी तरीके से
सामना करने और चारधाम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल महीने में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की पहल पर कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मंजूरी मिल गई है और जल्द ही ये पासपोर्ट ऑफिस काम करना भी शुरू कर देगा। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का धन्यवाद ज्ञापित करने दिल्ली गए बीजेपी नेता धर्मवीर सिंह गुसाई ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगले महीने कोटद्वार में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी इस पासपोर्ट ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने क्षेत्रीय लोगों की तरफ से सांसद का आभार भी जताया। हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में माननीय गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी से हमने मुलाकात की और सबसे पहले तो हमने कोटद्वार के अंदर जो पासपोर्ट कार्यालय को खुलवाने की स्वीकृति दी है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया कि इस पासपोर्ट कार्यालय खुलने से बहुत सारे लोग जो विदेश में रहते हैं या विदेश जाने की इच्छा रखते हैं। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद भी विवाद जो है वो खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस प्रेमचंद अग्रवाल का समर्थन करने वाले नेताओं पर बीजेपी सरकार से एक्शन लेने की मांग कर रही है। तो वहीं प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थन में विवादित बयान देने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने पौड़ी आ रहे और इस दौरान पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महेंद्र भट्ट ने भी पहाड़ के लोगों को सड़क छाप बोलने जैसा अमर्यादा बयान जो है वो दिया है। तो वहीं महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, इसलिए व्यक्तिवादी नीति पर केंद्रित हो गई है। देखिए, महेंद्र भट्ट जी को मैं सबसे पहले ये कह देना चाहता हूँ कि जिस तरह से लगातार आपके नेतागण, आपके लोग और आप स्वयं जो है पहाड़ विरोधी नारे लगातार लगाते जा रहे हो और पहाड़ विरोधी बातों को करते जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपकी मानसिकता को दिखाता है। आप प्रदेश के बड़े पद पर बैठे हुए हैं और उसके बाद आपका इस तरह से आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा सांसद के रूप में आपका क्या दायित्व होने चाहिए। और देखिए, आज हमारे द्वारा यहाँ पर हमारे प्रदेश के भाजपा के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, उनके द्वारा यहाँ सरकार के 3 साल बेमिसाल के कार्यक्रम में उपस्थित हो यहाँ उसके उद्घाटन समारोह में आए थे। देखिए, हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं वो जो प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा जिस प्रकार से महेंद्र भट्ट जी ने इस पहाड़ी समाज को, इस उत्तराखंड की पहाड़ियों को सड़क छापका है, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा की और महेंद्र भट्ट जी की मानसिकता को साफ साफ दर्शाता है। और आज उनका जब दौरा पौड़ी में रहा तो युवा कांग्रेस, मेन कांग्रेस एनएसयूआई धर्म का विरोध इसी कारण किया गया और अधिकारियों द्वारा आप देख रहे होंगे कि पुलिस बल हमें रोक रहा है। कितना दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। देखिए, जब कांग्रेस मुद्दाविहीन हो गई तो व्यक्तिवादी राजनीति पर केंद्रित अपने को करने का प्रारंभ किया है। अच्छा होता है कांग्रेस के लोग अपनी नीति, अपने आने वाले कार्य और अपोजिशन की भूमिका, जिस भूमिका में क्या क्या अभी सरकार को करना चाहिए उसको गिनाती। लेकिन मैं पिछले दिनों से देख रहा हूं कांग्रेस हताश है, मुद्दाविहीन है। कुछ दिन पहले उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना को देहरादून के कुछ निजी स्कूलों की तरफ से एडमिशन से पहले बच्चों के माता पिता से प्रवेश आवेदन पत्र के शुल्क के रूप में अत्यधिक धनराशि वसूलने के मामले मिले थे, जिसके बाद डॉक्टर गीता खन्ना ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जांच कमेटी बनाकर उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हाँ, देखिए, मेरे पास ये खबर आई थी कि 3-3 हजार 5-5 हजार रुपए में फॉर्म बेचा जा रहा है। सो फॉर्म की आप एक प्रोसेसिंग फीस ले सकते हैं, प्रिंटिंग की एक फीस है, ऑफिस वालों के लिए है, बट 3,000-5,000 रुपीज, अब अगर आपके 500 फॉर्म बिक गए तो आपने तो उसे एक कमाई का जरिया बना लिया। और वो साथ में और अफसोस की बात ये थी कि उसे फॉर्म फी कह के नहीं लिया जा रहा था, उसे एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फी कह के लिया जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर निगम देहरादून निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी चौक चौराहों और गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहे हैं और मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि निगम की ओर से शहर में बढ़ते अपराध और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी की मदद ली जाएगी और इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। देखिए, इसके लिए हमने, क्योंकि हमारे संकल्प पत्र पे भी हमने ये कहा था कि देहरादून शहर को हम जो सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित कर देंगे।
ऐसी कोई प्रमुख चौक चौराहे गलियां ऐसी नहीं होंगी कि जहां पर सीसीटीवी कैमरे हमारे ना लगे हों। ये जो तीसरी आंख है सीसीटीवी के माध्यम से। तो वहीं चिकित्सा शिक्षा निदेशक एवं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष साहना ने पीजी कर रहे डॉक्टरों और एमबीबीएस छात्र छात्राओं की बैठक ली। उन्होंने कहा कि अस्पताल की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए सभी कार्य करने होंगे। यहां मरीज कई किलोमीटर दूर से इलाज के लिए पहुंचता है, ऐसे में मरीजों को बेहतर सेवा मिले, जिस उद्देश्य और ठीक होने की भावना से यहां आया है। मैंने प्राचार्य के पद पर राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और पिछले 2 दिनों में जिस प्रकार से जो निरीक्षण जो मैंने किया है चिकित्सालय परिसर में और मेडिकल कॉलेज परिसर में, और मुझे लगता है कि यहाँ पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं और हमारे जितने भी कर्मी हैं, फैकल्टी हैं, सभी कर्मठ हैं। निकटवर्ती ग्राम पिपलिया नंबर 2 में आयोजित अखंड महानाम संकीर्तन में रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा ने पहुंचकर शिरकत की और भंडारे के प्रसाद का ग्रहण किया। कार्यक्रम में कीर्तन मंडलियों ने भक्ति रस से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर शिव अरोड़ा ने कहा कि अखंड महानाम संकीर्तन एक सराहनीय पहल है जो समाज में आध्यात्मिकता और संस्कारों को मजबूत करता है। बड़ी आस्था के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ उसका आयोजन किया जा रहा है। सभी भक्तजन बड़ी आस्था के साथ राधे नाम का आनंद लेते हुए बड़े भक्ति भाव के साथ कर रहे हैं। हमारी लोग बंगाली संस्कृति वह बंगाली। देखिए, कलयुग में मुक्ति का एक ही मात्र साधन है और एक ही मात्र उपाय है, वो है हरिनाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा चौगाई माधाई नाम के 2 अत्याचारी थे, दुराचारी थे, उनके जीवन की दिशा और दशा बदलने के लिए और इस युग में मानव जाति के उद्धार के लिए नदियां पश्चिम बंगाल से। तो वहीं ऋषिकेश में नटराज श्यामपुर बाईपास मार्ग पर सड़क हादसे का शिकार हुई बाइक चोरी हो गई। घायल जब इलाज के बाद अपनी बाइक लेने घटनास्थल पहुंचा तो उसे अपनी बाइक नदारद मिली। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर घटना की जानकारी दी और बाइक बरामद करने की मांग की है। शिकायत पर पुलिस ने मामले में बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और चोर की तलाश शुरू की है। मंगलौर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मंगलौर पुलिस ने 24 घंटे में ट्रक चोरी का खुलासा कर दिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी वरिंदर उर्फ लाडा निवासी गोविंदपुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने ट्रक भी बरामद कर लिया है। मंगलौर कोतवाली पहुंचे एसपी देहात शेखर चंद सुवाल ने जानकारी दिया है। कल एक एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर के माध्यम से वादी हैं भूपेंद्र रामपुर निवासी, जिन्होंने ये कहा कि उनका एक 10 टायरा ट्रक ड्राइवर ने जहां खड़ा किया था वहां से चोरी हो गया। तो प्रथम दृष्टया इन्होंने जो प्रारंभिक जांच करी उसमें उसकी पुष्टि हुई। एफआईआर होने के बाद तुरंत एसएसआई कोतवाली इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम बनाकर इसमें 8-10 लोग थे। सीसीटीवी देखे गए और जो ट्रक का मूवमेंट था उसको चेक किया गया। तो फाइनली झबरेड़ा के पास से उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्र तक तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। तो वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट पोखरी गांव में बुजुर्ग व्यक्ति को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग पुलिस को घटना की सूचना दे दी है। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और सल्ट पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तो गोपाल सिंह का शव बरामद हुआ। विधानसभा सल्ट में ये पहली घटना नहीं है कि श्री गोपाल सिंह रावत जी को बाघ ने रात को निवाला बना दिया। गोपाल सिंह अपनी दुकान पर अकेले रहते थे। रात को समय का कोई पता नहीं कि कब बाघ अंदर गया, उनका एक हाथ खा लिया, आधा सिर खा लिया। और ये पहली घटना नहीं है। हम पिछली बार भी कह चुके थे कि बाघ का विधानसभा सल्ट में बहुत आतंक मचा हुआ है और विभाग को और सरकार को देखना चाहिए और सरकार और विभाग इस पर सोया बैठा है।
चलिए, उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।